गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो बच्चों लास्ट क्लास में क्या खत्म करा था हमने? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर क्राइम्स या फिर साइबर क्राइम्स का टॉपिक खत्म करा था। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक एग्जाम्पल के साथ। आज की क्लास करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट। बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको बिल्कुल चीजें इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आपके लिए स्पेशली एग्जाम्पल बनाया है बैठ के। देखो बच्चों, आप सबको मैंने बताया था फर्स्ट क्लास जो हमारी आईटी एक्ट की हुई थी कि भाई एक होती है कौन? सर्टिफाइंग अथॉरिटी। कौन होती है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी। सर्टिफाइंग अथॉरिटी बताना क्या करती है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी का काम क्या है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशू करती है इशू ऑफ डीएससी। सर्टिफाइंग अथॉरिटी का काम क्या है? डीएससी इशू करती है। किसको? हम जैसे लोगों को, सब्सक्राइबर्स को, जिनको भी जरूरत है। सब्सक्राइबर कह लो या इन्हीं को कहते हैं यूजर्स। क्या कहते हैं? यूजर्स। कौन है ये? हम लोग। जैसे मान लो मुझे कोई ऑनलाइन ऑनलाइन साइनिंग करनी है किसी डॉक्यूमेंट पर, आईटीआर सर्टिफाई करनी है, जीएसटी की रिटर्न सर्टिफाई करनी है, तो डीएससी बनवाना पड़ेगा। तो आई एम द यूजर, मैं एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास जाऊंगा एंड अप्लाई करूंगा कि भाई डीएससी बना दो। ठीक है। अब इसके बारे में आगे की बात ये पढ़नी है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कौन ये पावर्स देता है कि आप डीएससी बनाओ। हु गिव पावर्स टू सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू इशू डीएससी? तो बच्चों सर्टिफाइंग अथॉरिटी को ये पावर्स दी जाती हैं, इनको ये पावर्स देता है कंट्रोलर। क्या नाम है इसका? कंट्रोलर। कंट्रोलर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को क्या इशू करता है? इशू लाइसेंस इशू लाइसेंस टू एक्ट एज सर्टिफाइंग अथॉरिटी, कि आप सर्टिफाइंग अथॉरिटी की तरह एक्ट करो। तो सर ये कंट्रोलर कौन है? कंट्रोलर वो पर्सन है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है। अब सर सेंट्रल गवर्नमेंट मत पूछना कौन है। यानी कि देखो प्रोसीजर क्या चल रहा है। कंट्रोलर कहां, किस कंट्रोलर को किसने अपॉइंट करा है? अपॉइंटेड बाय, इधर लिख लेते हैं लेफ्ट साइड में, अपॉइंटेड बाय, किसने अपॉइंट करा है? अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू टू एक्ट एज, या फिर टू इशू लाइसेंस टू एक्ट एज सर्टिफाइंग अथॉरिटी। समझना, अब पूरा एक प्रोसेस समझो। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालती है, कंट्रोलर अपॉइंट करती है। नोटिफिकेशन कहां पे निकालती है? अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। अब आप सबको पता ही होगा ऑफिशियल गैजेट क्या होता है। भारत सरकार का राजपत्र, जो गवर्नमेंट जिसमें अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस निकालती है। गवर्नमेंट ने कंट्रोलर अपॉइंट करा कि कंट्रोलर साहब अब आपका काम है देखना, समझना, सारी चीजों को सॉल्व करना। किससे रिलेटेड? सर्टिफाइंग अथॉरिटी से रिलेटेड। कंट्रोलर लोगों की एप्लीकेशन लेता है जिसको सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनना है, और जिसकी एप्लीकेशन सर्टिफाइंग अथॉरिटी की सारी एलिजिबिलिटी मीट करती है उसको सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनने का लाइसेंस दे दिया जाता है। और फाइनली वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी फिर इशू करती है डीएससी किसको? सब्सक्राइबर्स को। सर सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस हैं? यस, क्वालिफिकेशंस हैं, एलिजिबिलिटी है। क्या क्या एलिजिबिलिटी है इसकी? देखो कंट्रोलर क्या क्या बातें देखेगा बनने से पहले, सर्टिफाइंग अथॉरिटी को लाइसेंस इशू करने से पहले। एलिजिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ, वो देखेगा कि क्या आपके पास उस लेवल की क्वालिफिकेशन है, क्या आपके पास उस लेवल की एक्सपर्टीज है, क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, क्या उतना पैसा है कि आप डीएससी इशू करने के लिए जितने इक्विपमेंट्स चाहिए खरीद सकते हो, मैन पावर है। ये सब बातें चेक करेंगे। सर कंट्रोलर बनने के लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी है? यस, बट कंट्रोलर बनने की एलिजिबिलिटी एक्ट में दे नहीं रखी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी एलिजिबिलिटी क्या है। हाँ, बट मैं आपको बता देता हूं
कंट्रोलर 99% वो लोग बनते हैं जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट उन लोगों को कंट्रोलर अपॉइंट करती है कि आप लोग सर्टिफाइंग अथॉरिटी के लाइसेंस को इशू करना, और फाइनली फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटी सब्सक्राइबर को इशू करती है। जो कंट्रोलर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को लाइसेंस इशू करता है बच्चों, ये लाइसेंस सिर्फ 5 साल के लिए होता है, वैलिड फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए, एंड इज नॉट ट्रांसफरेबल। इज नॉट ट्रांसफरेबल का मतलब ये है कि इसे आगे बेचा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि आपने आज खरीद लिया, मान लो मैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनना चाहता हूं, मैं कंट्रोलर के पास गया, मैंने कंट्रोलर को एप्लीकेशन दी, सब कुछ ओके हो गया, उसने मुझे लाइसेंस दे दिया। 2 साल बाद मुझे लगा कि मुझे बिजनेस बेचना है, मैंने किसी थर्ड पर्सन को बेच के चला गया। आंसर इज नो, लाइसेंस बेचा नहीं जा सकता, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। क्या यहां तक की बात समझ में आती है? यस सर। सर क्या डीएससी भी किसी टाइम लिमिट के लिए इशू होता है? यस बच्चों। बच्चों डीएससी की 2 कैटेगरीज होती हैं, या तो 1 ईयर या 2 ईयर, 1 साल या 2 साल, 2 कैटेगरीज के लिए इशू करा जाता है। 1 साल का सस्ता होता है, 2 साल का महंगा होता है, वो जैसी आपको नीड है वैसा कर लेना। आई क्लियर? फिर से समझाता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल रही है। अच्छा पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? अब फिर से समझो, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोलर अपॉइंट करती है, कंट्रोलर की क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, कितना ड्यूरेशन होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। कंट्रोलर अब सर्टिफाइंग अथॉरिटी को लाइसेंस इशू करता है, उसकी एलिजिबिलिटी देख के, एलिजिबिलिटी किस किस चीज की, क्वालिफिकेशन देखेगा उस पर्सन की, एक्सपर्टीज देखेगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज देखेगा, मैन पावर देखेगा, सब कुछ ओके है, एक्ट के अंदर जितनी बातें दी हुई है सब कुछ ओके है, तो उनको लाइसेंस दे दिया जाएगा। लाइसेंस वो 5 साल के लिए वैलिड होता है। हाँ, 5 साल के बाद उसे फिर से रिन्यू कराया जा सकता है, फिर से आपको कंट्रोलर के पास जाना पड़ेगा, रिन्यू कराना पड़ेगा। फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटी 5 साल तक क्या इशू करती है? लोगों को डीएससी इशू करती है। वो डीएससी सब्सक्राइबर के अकॉर्डिंग, चाहे वो 1 साल के ले ले या 2 साल के ले ले, जैसा वो चाहे ले ले। क्या यहां तक की बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है ना। कंट्रोलर, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, 2 अथॉरिटीज के बारे में हमने पढ़ा। सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमें पता ही है, एक कंट्रोलर होता है जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी अपॉइंट करता है, और एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है जो डीएससी इशू करती है। राइट, ओके। तो अब हमें पढ़ना है बच्चों कंट्रोलर के फंक्शंस। कंट्रोलर क्या क्या फंक्शंस काम करता है, कंट्रोलर के क्या क्या फंक्शंस हैं। देखो बच्चों, डायरेक्ट मॉड्यूल से पढ़ लेंगे ये बात। देखो भाई, कंट्रोलर के फंक्शंस एक बार आप रीड आउट कर लो, क्या क्या है। सुपरविजन एक्सरसाइज करना, किसके ऊपर? सीए के ऊपर, सर्टिफाइंग अथॉरिटी के ऊपर। पब्लिक कीज को वेरीफाई करना, आपको बताया था कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी की 2 कीज बनाएगी, एक पब्लिक की, एक प्राइवेट की। प्राइवेट की तो यूजर के पास चली जाती है, पब्लिक की ऊपर अपलोड कर दी जाती है ताकि लोग वेरीफाई कर सके। तो उस पब्लिक की को वेरीफाई भी कर सकता है कौन? कंट्रोलर की, क्या सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने ठीक काम किया है कि नहीं किया। कुछ स्टैंडर्ड्स बनाना चाहता है वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी के लिए, वो बना सकता है। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बताते, जो किसके पास होना चाहिए? सर्टिफाइंग अथॉरिटी के एम्प्लॉइज के पास होना चाहिए। यानी एक तरह से देखो, सारे वो काम कंट्रोलर हर वो काम करता है जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी से जुड़ा हुआ है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना टाइम है कि वो इन सब चीजों को देखेगी? नो, उसने एक कंट्रोलर अपॉइंट कर दिया। कंट्रोलर मैंने आपको बता ही दिया 99% कौन अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है ना। इनके आईएएस ऑफिसर जब आप बन जाते हो तो उनके यही तो काम होते हैं कि गवर्नमेंट के कामों में गवर्नमेंट उनको जहां अपॉइंटमेंट कर रही है वहां के कामों को देखना। ठीक है जी। उसके बाद और फंक्शन देखो, ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप डर रहे हो कि इतने सारे फंक्शन दे दिए सर, लर्न करने नहीं है, आप सिर्फ गो थ्रू करना है, रीड आउट करना है, दैट्स इट। देखो, अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी और किसी सब्सक्राइबर के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, अनबन हो जाती है, तो उसको रिजॉल्व करना, ठीक है ना, उसको रिजॉल्व करना। उसके बाद क्या करना? ड्यूटीज बताना, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को क्या क्या ड्यूटीज करनी है वो बताना। और देखो, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी सर्टिफिकेट निकालेगी, सर्टिफिकेट देगी ना आपको भरने के लिए कि सर्टिफिकेट को भर के दो तब आपको डीएससी इशू करेंगे, उसका कंटेंट तय करना। यानी हर वो काम जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी से जुड़ा हुआ है। स्पेसिफाई द कंडीशन सब्जेक्ट टू व्हिच सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल कंडक्ट बिजनेस। हर वो काम जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी से जुड़ा हुआ है वो कंट्रोलर देखेगा। राइट, क्या यहां तक कोई डाउट? नहीं सर, आगे चलते हैं।
अच्छा, अब एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या सब्सक्राइबर नॉन रेजिडेंट हो सकता है? क्या इंडिया के बाहर का भी कोई सब्सक्राइबर इंडिया में आकर डीएससी ले सकता है? आंसर इज यस। यस, डीएससी ले सकता है। उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मेंशन करे हुए हैं एक्ट में। जैसे हमारे लिए तो वही है केवाईसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड। उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे वो स्पेसिफाई करे हुए हैं। क्या सर्टिफाइंग अथॉरिटी फॉरेन की हो सकती है? क्या कोई बाहर का पर्सन आकर इंडिया में सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनना चाहता है? बन सकता है, यस। किसके पास जाना पड़ेगा उसको? कंट्रोलर के पास। बट इसके लिए एक एक्स्ट्रा प्रोविजन ये है, कैन इशू लाइसेंस टू फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी। ये चाहे तो किसी फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को भी लाइसेंस इशू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी भी वही सारी एलिजिबिलिटी चेक करी जाएंगी जो आपने इंडियन के लिए करी है। बट एक दिक्कत ये है, आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। कैन इशू लाइसेंस टू फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी, बट प्रायर अप्रूवल, बट आपको ये बात का अप्रूवल पहले किससे लेना पड़ेगा? प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी इज रिक्वायर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अच्छा बताना, क्या इंडियन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को अपॉइंट करने से पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल लेने जाना पड़ेगा? आंसर इज नो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो पहले ही आपको पावर्स दी है अपॉइंट करने की सर्टिफाइंग अथॉरिटी। बट अगर आप कोई फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी अपॉइंट कर रहे हो जो इंडिया की नहीं है, उसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है सर। तो क्या सब्सक्राइबर नॉन रेजिडेंट हो सकता है? यस। क्या सर्टिफाइंग अथॉरिटी फॉरेन रेजिडेंट हो सकती है? यस। क्या कंट्रोलर फॉरेन रेजिडेंट हो सकता है? नो। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट? सर कैसा सवाल पूछ रहे हो, वो तो हो ही नहीं सकती। एम आई क्लियर? ये एक जनरल क्वेश्चन था, ठीक है ना, क्योंकि मुझे फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी के बारे में बताना था। यहां तक का कुछ भी डाउट है, चीजें रिवाइज करनी है, एक बार देख लो, इस नीचे वाले पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलें। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलें बच्चों। एक बार फाइनल रिवीजन मेरे कहने पर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रोलर अपॉइंट करा। कंट्रोलर की क्वालिफिकेशंस, कंट्रोलर की ड्यूरेशन पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, वो जिसको चाहे अपॉइंट करते। एक्ट में कुछ नहीं दे रखा। कंट्रोलर इन रिटर्न सर्टिफाइंग अथॉरिटी को लाइसेंस इशू करती है। वो लाइसेंस 5 साल के लिए वैलिड होगा। उसको लाइसेंस इशू करने से पहले एलिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी, क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, मैन पावर, एक्सपर्टीज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है कि नहीं है, सब कुछ सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास है कि नहीं है। सब कुछ ओके है तो उसको लाइसेंस मिल जाएगा, जो कि 5 साल के लिए वैलिड होगा। 5 साल बाद उसे फिर रिन्यू कराया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस लाइसेंस को बेचा नहीं जा सकता। सर्टिफाइंग अथॉरिटी अब सब्सक्राइबर्स को डीएससी इशू करेगी। डीएससी इशू करने के लिए ड्यूरेशन होती है, 1 साल के लिए इशू हो सकता है और 2 साल के लिए इशू हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सब्सक्राइबर वो कैसा लेना चाहता है। कंट्रोलर सारे के सारे उन कामों पर नजर रखेगा जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी करती है। अगर कंट्रोलर के पास किसी फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी की एप्लीकेशन आती है कि जी हम भी सीए बनना चाहते हैं, सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनना चाहते हैं, तो उसको भी लाइसेंस इशू करा जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट कंट्रोलर को पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को अपॉइंट करना चाहता हूं, क्या मैं कर दूं? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है तो मिल जाएगा, नहीं करती तो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हमारा ये पोर्शन होता है खत्म। ये बस चार्ट की फॉर्म में था। अगर इसकी एक बार नंबरिंग करना चाहते हो तो कर लो। एक बार इसकी नंबरिंग करा देता हूँ कैसे कैसे चार्ट मूव करा है। सबसे पहले सर्टिफाइंग अथॉरिटी चार्ट की नंबरिंग तो यहाँ से होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट है, अपॉइंट करती है नोटिफिकेशन निकाल के ऑफिशियल गैजेट में। ठीक है जी। उसके बाद कंट्रोलर लाइसेंस इशू करता है जो कि 5 साल के लिए वैलिड होता है, रिन्यू करवा सकते हो। सर्टिफाइंग अथॉरिटी के बाद फिर क्या आ जाएगा? लाइसेंस आ जाएगा। उसके बाद वो डीएससी इशू कर सकती है, वो इशू की वैलिडिटी 1 साल या 2 साल होती है। कंट्रोलर चाहे तो फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को भी लाइसेंस इशू कर दे, बट उसको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों आगे। ये चैप्टर का आप समझ लो एक पार्ट था जो खत्म हुआ।
चैप्टर का ये एक पूरा पार्ट था जो खत्म हुआ। आप ये मान लो यहां तक 70% चैप्टर हमारा ओवर हो चुका है, 70%। अब इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पर मूव कर रहे हैं। ये आधा आज खत्म कर देंगे और आधा अगली क्लास में खत्म कर देंगे। लास्ट पार्ट है ये हमारे चैप्टर का, ठीक है। आ जाओ। अच्छा, अब समझो सर, अगर इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, जो भी सारे प्रोविजंस इसमें बताए आपने, और इन प्रोविजंस को अगर कोई तोड़ देता है तो क्या होगा? क्या उसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा? जैसे मान लो किसी पर्सन ने यहाँ के प्रोविजंस को तोड़ दिया, क्या उसके लिए वही सिंपल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जो हम करते हैं कि वकील के पास गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल करा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, क्या यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा? आंसर इज नो। बच्चों, साइबर लॉ यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ने कहा है अगर कोई प्रोविजंस हमारे एक्ट के तोड़ता है तो हमने एक सेपरेट प्रोसेस, सेपरेट एडजुडिकेशन का प्रोसेस बनाया है, आपको ये फॉलो करना है, ना कि जो आप नॉर्मल केसेस में करते हो। अब समझो वो प्रोसेस क्या है, अब उस प्रोसेस की बात कर रहे हैं। देखो, लॉ ने क्या कहा, इफ एनी कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्ट्रावेंशन आप समझते ही होंगे, तोड़ना। इफ एनी contraventions is made under this act, if any contraventions is made under this act, तो क्या होगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई आपको वो नहीं करना कि आप वकील के पास गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाई, नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है यहाँ पे एडजुडिकेशन की पावर्स दो लोगों के पास हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा है, देखो, if any contravention is made under this act, then central government has given, adjudication powers, adjudication का मतलब क्या होता है? जजमेंट देने की पावर। then central government has given adjudication powers to, adjudication का मतलब क्या होता है? जजमेंट। ये पावर्स दो लोगों को दी गई है, यानी कि दो लोग ऐसे हैं जो इनके केसेस को सुनेंगे। जैसे नॉर्मल तो वही है अपना, जज साहब काले कपड़े पहन के, सब कुछ जो कोर्ट्स में चलता है। इसके लिए इन्होंने नया प्रोसीजर निकाला है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होती है, कोई पर्सन इसके कॉन्ट्रैक्ट को, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट कह रहा हूँ, सॉरी, अगर इसके प्रोविजंस को ब्रेक करता है तो एडजुडिकेशन पावर्स किसके पास हैं? पहली पावर्स हैं एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, इसको अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा बच्चों हर बार, एओ। आप बार बार कंफ्यूज मत होना, एओ क्या नाम है? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। और दूसरी पावर्स दी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला दूसरा पॉइंट, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल, जिसको शॉर्ट में बोलूंगा अब से मैं कैट। बच्चों, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर तो 1 मिनट में समझा दूंगा, बट कैट के लिए अगली पूरी क्लास लगेगी। वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ लो अगर पेपर में क्वेश्चन आते हैं अगर साइबर लॉ से, तो 80% क्वेश्चन जो होते हैं वो कैट के होते हैं। फिर से बताता हूं, देखो एक बार ये चार्ट। साइबर लॉ कहता है अगर हमारे एक्ट में कोई भी प्रोविजंस तोड़ोगे, कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करोगे, तो एडजुडिकेशन पावर्स दो लोगों को दी हुई हैं। पहला बंदा है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, दूसरा बंदा है साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये पावर्स किसने दी हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो यहीं से एक बात तो क्लियर हो जाती है, दोनों को अपॉइंट भी कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सर, कंट्रोलर को कौन अपॉइंट कर रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल को कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। एम आई क्लियर? सेंट्रल गवर्नमेंट ही एओ अपॉइंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कैट अपॉइंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोलर अपॉइंट करेगी। कंट्रोलर का काम है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को लाइसेंस देना। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का काम है अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्ट्रावेंशन होते हैं तो जजमेंट देना। कैट का काम है कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, जजमेंट देना।
अब दोनों के पावर्स क्या हैं, उनमें डिफरेंस है, वो पढ़ते हैं। क्या यहां तक की बात क्लियर? स्टार्ट करूं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? अगर तीन अथॉरिटीज बात करें, कैट, कंट्रोलर और सर्टिफाइड, कैट कंट्रोल एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, सॉरी, कैट, कंट्रोलर और एओ, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? कैट। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? कैट। कंट्रोलर के बारे में सारी बातें पढ़ ली, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के बारे में पढ़ा रहा हूं। कैट के लिए अगला पूरा सेशन डिवोट करना पड़ेगा, तब कैट समझ में आएगी। पहले एक प्रोसीजर समझो, एक एग्जाम्पल समझो, होता क्या है, कैसे चीजें मूव करेंगी, समझना। ये है बच्चों, आप सबको पता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी। थोड़ा सा छोटा छोटा बनाता हूं क्योंकि ये चार्ट बहुत ही बड़ा जाएगा, समझना। ये है बच्चों एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी। मैं पूरा नहीं लिख रहा, बस आधा ही लिख रहा हूं, समझ जाओगे आप लोग। सर्टिफाइंग अथॉरिटी का काम क्या है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या करती है? इशू डीएससी। मान लो इसने किसी डीएससी इशू करा किसी मिस्टर एक्स को, मैं पॉइंट्स भी लिखवा रहा हूं साथ में। डीएससी इशू करा, बट डीएससी इशू करने के बाद दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए किसी भी तरह के। मान लो मिस्टर एक्स का डीएससी काम नहीं कर रहा, या फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने उसका डीएससी कैंसिल कर दिया, कुछ भी तरह का इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब मिस्टर एक्स क्या करे? आप अपने आप को मिस्टर एक्स मान के चलो, अब मिस्टर एक्स क्या करे? तो मिस्टर एक्स इसकी कंप्लेंट लेकर सबसे पहले जा सकता है। आप लोगों को अभी पढ़ाया था, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है सबसे पहले जाओगे कंट्रोलर के पास। ये देखो, ये पढ़ाया था ना, रिजॉल्विंग एनी कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सर्टिफाइंग अथॉरिटी एंड सब्सक्राइबर। तो आप सबसे पहले पहुंचो किसके पास? कंट्रोलर के पास। आप अपनी कंट्रोलर के पास अपील लेकर गए, बट कंट्रोलर ने जो फैसला दिया उससे आप संतुष्ट नहीं हो, आपको लगता है भैया ये तो फैसला सही नहीं है, मैं अभी भी फेवर में नहीं हूं। तो लॉ कहता है आप कंट्रोलर के ऑर्डर के अगेंस्ट में जा सकते हो। अगेन कंट्रोलर के ऑर्डर में अगेंस्ट में जाओगे, अब आएगा रोल एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का। भाई अगर कंट्रोलर की बात से सहमत हो तो बात खत्म हो गई, वहीं पे मिट्टी डल गई। आप सोचो ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, फैसला हो गया, संतुष्ट हो, बात खत्म। बट अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से खुश नहीं, फिर हाई कोर्ट। तो एक तरह से एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अगली अथॉरिटी हो गया। हाई कोर्ट नहीं है ये, बट अगली अथॉरिटी है। तो कंट्रोलर के पास गए, कंट्रोलर से फैसला नहीं मिला, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास गए, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने फैसला दे दिया, अब भी खुश नहीं हो, आपको लग रहा है नहीं जी अभी भी मुझे संतुष्टि नहीं है, ठीक है, अभी भी आप जा सकते हो कैट के पास। अब आप अपनी अपील लेके किसके पास जाओ? कैट के पास। कैट कौन है? साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। बट सर्ट, एक सेकेंड रुको, कैट अजीब सा बन गया, किसके पास जाओगे? कैट के पास। बट एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से कैट के पास जाने के लिए, अपील फाइल करने के लिए टाइम लिमिट है। लॉ कहता है ये अपील होनी चाहिए, अपील विद इन 45 डेज, 45 दिनों के अंदर, फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम एओ। 45 दिनों के अंदर अंदर आपको अपील फाइल कर देनी है। किसको? कैट को। कितना टाइम लिमिट दी है बच्चों? 45 डेज की टाइम लिमिट दी है आपको। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से कैट के पास जाने के लिए कितनी टाइम लिमिट दी है? 45 डेज। आप 45 डेज के अंदर, अच्छा क्या यहां कोई टाइम लिमिट थी? नो टाइम लिमिट। जब आपका झगड़ा हुआ है तब चले जाना। क्या यहां कोई टाइम लिमिट थी? नो टाइम लिमिट। कोई एक्ट में टाइम लिमिट नहीं दे रखी है। बट क्या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से कैट के पास जाने की टाइम लिमिट है? यस। अब कैट ने अपना डिसीजन दे दिया, आप अब भी संतुष्ट नहीं। पहले कंट्रोलर के पास गए, उसके डिसीजन से संतुष्ट नहीं थे, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास गए। एओ के पास गए, एओ के ऑर्डर से संतुष्ट नहीं थे, कैट के पास गए। कैट के पास गए, कैट के ऑर्डर से संतुष्ट नहीं हो, अब फाइनली आप अपनी एक अपील और फाइल कर सकते हो जिसका नाम है हाई कोर्ट। ये अपील फाइल करनी है आपको, अपील विद इन 60 डेज, 60 दिन। पहले कितना टाइम था? 40 डेज। हाई कोर्ट के अपील करने का कितना टाइम है? 60 डेज। अपील विद इन 60 डेज फ्रॉम
डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट। हाई कोर्ट के पास चले जाओ। हाई कोर्ट कौन सा? जहां पे आपका केस चल रहा है। जैसे कि आपको पता ही है पूरे देश के अंदर 25 हाई कोर्ट्स हैं। जिस स्टेट का केस है उस स्टेट के हाई कोर्ट के पास चले जाना। सर हाई कोर्ट से भी हमें तो संतुष्टि नहीं मिली, क्या अब सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएं? आंसर इज नो। ये फाइनल अथॉरिटी है जिसके पास आप जा सकते हो। अगर यहां से भी संतुष्टि नहीं मिली तो चौथे फ्लोर में 5वें फ्लोर पे जाके छलांग मार देना, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या यहां तक की बात समझ में आती है? फिर से देखो, सबसे पहले हम कहां गए? सर सबसे पहले हमने डीएससी लिया, कन्फ्लिक्ट हो गया। कन्फ्लिक्ट होने के बाद हमारे पास राइट था हम अपनी गुहार, मदद की गुहार कंट्रोलर को लगाएं। कंट्रोलर के फैसले से भी खुश नहीं थे, हमने मदद की गुहार एओ को लगाई। एओ के फैसले से भी खुश नहीं थे, हमारे पास 45 दिनों का टाइम है। इससे पहले कहीं टाइम लिमिट पड़ी? नो। बट एओ से सीए कैट पर जाने के लिए 45 दिन का टाइम है। आप कैट पे अपील फाइल कर दो, कैट आपकी सुनवाई करेगा। कैट के भी ऑर्डर से खुश नहीं हो तो फाइनली उस स्टेट के हाई कोर्ट के पास चले जाओ। 60 दिन का टाइम आपको एक्ट ने दे रखा है हाई कोर्ट जाने के लिए। हाई कोर्ट के भी ऑर्डर से खुश नहीं हो, अब कुछ नहीं हो सकता। हाई कोर्ट्स ऑर्डर विल बी द फाइनल ऑर्डर फॉर यू। अब यहां से सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आपको बता देता हूं, कम से कम ये क्वेश्चन 10 बार पेपर में आ चुका है, 10 बार, कि द फाइनल अपील अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लाइज टू, ऑप्शन देता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैट, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। हर बच्चा आंखें बंद कर कर सुप्रीम कोर्ट टिक करके आता है। फिर बता रहा हूं, नहीं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। नहीं जा सकते मींस नहीं जा सकते। आप सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट तक जा सकते हो। फाइनल अपील ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लाइज टू हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। बार बार बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट नहीं नहीं नहीं। पूरा प्रोसीजर मैंने इसी के अंदर समझा दिया है। यही बात जब आप मॉड्यूल में पढ़ने बैठोगे ना तो 3 पेज की मिलेगी। ये टाइम लिमिट के लिए पूरी पूरी 4 पैराग्राफ है। मैंने आपको 2 मिनट में बता दिया। 45 दिन में चले जाना, 60 दिन में चले जाना। एक चार्ट के अंदर 3 पेजेस एक्सप्लेन है। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसे रीड करो। 30 सेकंड्स का वेट कर रहा हूं, इसे पूरा रीड कर लो। हमने सर्टिफाइंग अथॉरिटी के बारे में सारी बातें पढ़ ली हैं, कंट्रोलर के फंक्शंस वगैरह पढ़ लिए हैं, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन होता है, कौन अपॉइंट करता है, पढ़ लिया है। कैट के बारे में बहुत सारी बातें अभी पढ़ना बाकी हैं। हाई कोर्ट के बारे में सिलेबस में दे नहीं रखा। हाई कोर्ट के बारे में जब सिलेबस में होगा आगे चल के तब आप पढ़ोगे। हाँ, इनका थोड़ा बहुत एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, कंट्रोलर, कैट के बारे में थोड़ा थोड़ा टॉपिक पढ़ाना बाकी है, वो अभी पढ़ा रहा हूँ। फिर कैट के बारे में जो प्रॉपर पूरा डिस्कशन करना है दैट विल बी इन द नेक्स्ट सेशन। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है सर, एक बार फिर से सब कुछ रिवाइज करा दो। आज की क्लास का रिवाइज करा देता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोलर को अपॉइंट करती है, कंट्रोलर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को लाइसेंस इशू करता है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी सब्सक्राइबर्स को डीएससी इशू करती है। सब्सक्राइबर को कोई भी कंप्लेंट है सर्टिफाइंग अथॉरिटी के साथ तो वो अपनी रिक्वेस्ट लेके सबसे पहले कंट्रोलर के पास जाए। कंट्रोलर के पास गया, उसको कंट्रोलर से समाधान नहीं मिला, सॉल्यूशन नहीं मिला, उसके बाद वो एओ के पास जाए। एओ से भी सॉल्यूशन नहीं मिला, उसके बाद वो कैट के पास जाए। कैट से भी सॉल्यूशन नहीं मिला तो फाइनली वो हाई कोर्ट के पास जा सकता है। सर कंट्रोलर को अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सर कैट को अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कौन अपॉइंट करता है? कंट्रोलर। ठीक है ना, सबका पता चल गया कौन किसको अपॉइंट करता है। यस सर। अब आ जाओ, जो छोटी छोटी बातें इनके बारे में मुझे और बतानी है वो एक बार और बता देते हैं। फिर कैट के बारे में तो अगला पूरा सेशन हमें डेडिकेट
डिवोट करना ही है। छोटी छोटी बातें इनके बारे में और बता देता हूं। 3 बारे में आपने बातें पढ़ी, 3 लोगों के बारे में हमने बातें पढ़ी। एक थे जी हमारे कंट्रोलर, एक थे जी हमारे एओ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, और एक थे हमारे साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। मैं फिर मार्क कर देता हूं, अगर क्वेश्चन आया तो कैट के ऊपर ही आता है, यही मेन क्वेश्चन है। सर बताओ, इन पहली चीज जो पढ़ानी है इनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, की मतलब कितने लोग होंगे एज अ कंट्रोलर, मतलब कंट्रोलर के अंदर क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा। तो भैया गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, वो जितने मर्जी कंट्रोलर बना दे। हाँ, कंट्रोलर के नीचे वो अपॉइंट करेगी इनकी हेल्प करने के लिए डिप्यूटी कंट्रोलर्स, जो कंट्रोलर की हेल्प करेंगे, और इनके नीचे अपॉइंट करेगी असिस्टेंट कंट्रोलर्स। डिप्यूटी कंट्रोलर और असिस्टेंट कंट्रोलर्स, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है, जितने मर्जी अपॉइंट कर दे। ठीक है ना, प्रॉपर किसकी मर्जी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है, जितने मर्जी अपॉइंट कर दे। जैसे उसने एक कंट्रोलर बनाया, मान लो दिल्ली के लिए उसने 2 कंट्रोलर बनाए टोटल, 2 लोग कंट्रोलर बन गए, इनके नीचे 2-2 डिप्यूटी डाल दिए, 2-2 असिस्टेंट डाल दिए। ठीक है ना, ये मिलके सारा का सारा सर्टिफाइंग अथॉरिटी का काम देखेंगे। है मैं क्लियर? इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, कितना ड्यूरेशन है, मैं अगेन बता रहा हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में मेंशन नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री टू डिसाइड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी, जैसे कहेगी वो। ठीक है सर, असेसिंग ऑफिसर के बारे में बता दो। इसका कुछ भी नहीं दे रखा, इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ भी एक्ट के अंदर नहीं दे रखा है, यानी कि प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है, वो असेसिंग ऑफिसर को कैसे अपॉइंट करना चाहती है, कितने अपॉइंट करना चाहती है, सब कुछ पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है। कैट के लिए बच्चों, लॉ कहता है, साइबर लॉ का प्रोविजन कहता है, कैट में सिर्फ एक ही पर्सन होगा, ओनली वन पर्सन, ओनली वन पर्सन, और इस पर्सन को बोला जाएगा टू बी नोन एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर। क्या बोला जाएगा, फिर से बोलो, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। क्या बोला जाएगा सर इसे, ओनली वन पर्सन टू बी नोन एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर। मैं आपको किसके बारे में पढ़ा रहा हूं, कंट्रोलर, एओ और कैट के बारे में। एक ही पर्सन होगा जिसको क्या बोला जाएगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। फिर से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सर कंट्रोलर में गवर्नमेंट की मर्जी है, डिप्यूटी कंट्रोलर्स, असिस्टेंट कंट्रोलर्स, वो जितने अपॉइंट करना चाहे कर सकती है। असेसिंग ऑफिसर के बारे में कुछ नहीं दे रखा। सर कैट में सिर्फ एक ही पर्सन अपॉइंट करा जाता है, उस पर्सन का नाम है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जैसे कि मान लो उसने दिल्ली के लिए 2 अपॉइंट कर दिए, हरियाणा के लिए 2 अपॉइंट कर दिए, और अपना यूपी के लिए 2 अपॉइंट कर दिए। ठीक है ना, 2 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हरियाणा के हो गए, 2 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स यूपी के हो गए, 2 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स दिल्ली के हो गए। उनको क्या बोला जाता है, कैट, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है सर, आगे आ जाओ। इनकी सर क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, मैंने आपको बताया कुछ भी नहीं दे रखा एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बट मैंने आपको फिर भी अपनी तरफ से बात बता दी है कि ये 99% आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। असेसिंग ऑफिसर की इसकी क्वालिफिकेशन एक्ट में दे रखी है, क्या क्वालिफिकेशन होगी समझो, ये बच्चों नॉट बिलो द रैंक ऑफ, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डायरेक्टर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और एनी इक्विवेलेंट, और एनी इक्विवेलेंट ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। दो दी है क्वालिफिकेशन, दो, या तो वो डायरेक्टर हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, या उससे ऊंची पोस्ट में हो। सर ये कैसी पोस्ट होती है बच्चों, ये पोस्ट एक होती है डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोस्टली ये पोस्ट आईएएस ऑफिसर्स होल्ड करते हैं। ठीक है ना, बड़े बड़े लेवल्स के जो एग्जामिनेशन होते हैं गवर्नमेंट के, वो क्लियर करते हैं, वो ये पोस्ट होल्ड करते हैं। या फिर ऐसी कोई सेम पोस्ट, सेम लेवल की पोस्ट स्टेट गवर्नमेंट की।
दो क्वालिफिकेशन दिए, या तो आपको डायरेक्टर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए और इससे अबव पोस्ट होनी चाहिए, या इससे इक्विवेलेंट पोस्ट हो गई स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर की, तो आपको एओ अपॉइंट करा जा सकता है। एम आई क्लियर? कैट के लिए अब देखना बच्चों, कैट की क्वालिफिकेशन पढ़ के आपको मजा आ जाएगा। कैट की क्वालिफिकेशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे ये थी ए और बी वैसे ही। बच्चों कैट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो बन सकता है हु इज और हैज बीन क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट। बताना क्या छोटी मोटी पोस्ट है कैट की? जो हाई कोर्ट के लेवल का जज है वहां पे क्वालिफाई करता है, उसे ही कैट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया जा सकता है। आप पोस्ट का लेवल देख रहे हो, आप छोटा मोटा समझ रहे हो कैट को, लेवल देखो, हाई कोर्ट का जज का लेवल का पर्सन होगा उसे कैट बनाया जाएगा। और दूसरा, या फिर वो मेंबर हो, इज अ मेंबर ऑफ इंडियन लीगल सर्विस। बच्चों इंडियन लीगल सर्विस के एग्जाम होते हैं, आप कभी देख लेना, गवर्नमेंट के इंडियन लीगल सर्विस के एग्जाम्स होते हैं। इंडियन लीगल सर्विस होल्डिंग पोजीशन ऑफ ग्रेड 1, उसमें भी आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? ग्रेड 1 फॉर मिनिमम 3 इयर्स। दो क्वालिफिकेशन हैं आपको, या तो आप कहां के मेंबर होने चाहिए, इंडियन लीगल सर्विस में आपकी ग्रेड 1 होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 साल हो गए हो, या फिर आप हाई कोर्ट के जज हो। सर ग्रेड 1 मतलब, अरे भाई आपको पता नहीं है गवर्नमेंट के हर पोस्ट में ग्रेड्स होते हैं, जैसे मिलिट्री का ले लो, चलो पुलिस वालों का ले लो, एक कौन होता है सबसे नीचे की बात करें बीट कांस्टेबल, उससे नीचे सब कांस्टेबल, उससे नीचे हेड कांस्टेबल, सॉरी नीचे कह रहा हूँ, सॉरी, सबसे पहले होता है बीट ऑफिसर, सबसे नीचे पोस्ट का, जो गलियों में हर एक चीज की वो करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। बीट ऑफिसर के नीचे, बीट ऑफिसर के नीचे कांस्टेबल, उसके सॉरी उसके ऊपर कांस्टेबल, उसके ऊपर हेड कांस्टेबल, उसके ऊपर एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके ऊपर इंस्पेक्टर, उसके ऊपर कमिश्नर। तो एक ग्रेड्स हैं ये, ऐसे मिलिट्री में लेफ्टिनेंट कर्नल, उनके नीचे मेजर, उनके नीचे कैप्टन, उनके नीचे फिर ऐसे ऐसे करके नॉर्मल सोल्जर्स हो गए। तो ये पूरी पोस्ट होती है गवर्नमेंट की ग्रेड पोस्ट, तो उसमें आपकी ग्रेड होनी चाहिए ग्रेड 1। देख रहे हो कैट का लेवल? आ जाओ जी। और थर्ड इनके बारे में बतानी है कि जी अगर ये अपॉइंट होंगे तो इनका टेन्योर कितना होगा, कितने साल के लिए अपॉइंट होंगे। तो बच्चों एडजुडिकेटिंग ऑफिसर सॉरी कंट्रोलर का कोई टेन्योर नहीं है, मैंने पहले भी उसी टाइम बता दिया उस चार्ट में, कोई टेन्योर नहीं है, प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है, वो जितने मर्जी टेन्योर के लिए अपॉइंट करे। इस एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का भी कोई टेन्योर नहीं है, गवर्नमेंट की मर्जी है कितने मर्जी के लिए अपॉइंट करे। बट कैट का टेन्योर है। ये जो हाई कोर्ट का जज जो कैट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना है, इंडियन लीगल सर्विस का मेंबर, ये जो हाई कोर्ट का जो सॉरी ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना है, इसका टेन्योर होगा एज कैट फॉर 5 इयर्स, 5 साल के लिए। और और एज ऑफ 65 इयर्स, या तो 65 साल की उम्र हो गई हो, इन दोनों में से जौन सा अर्लियर हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। सर समझाओ, इसे समझ नहीं आया? देखो मान लो एक पर्सन जिसकी उम्र 62 साल है उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया गया, इसकी रिटायरमेंट किस दिन आ जाएगी? या तो 5 साल के अंदर, या वो जब 65 साल का हो जाए, इन दोनों में से अर्लियर जोन सा होगा। तो बताना 62 साल का पर्सन जब 5 साल बाद कब हो जाएगा? 67। बट हमारी रिटायरमेंट तो कब हो जाएगी? 65 में, यानी 3 साल बाद। अच्छा, एक पर्सन जिसकी एज है 58 उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया गया, बताना उसकी किस एज में रिटायरमेंट हो जाएगी? 63, क्योंकि 5 साल कंप्लीट हो गए बट अभी 65 साल का वो नहीं हुआ है। अच्छा, एक पर्सन जिसकी एज एग्जैक्ट 60 ईयर्स है उसकी रिटायरमेंट कब हो जाएगी? तो वही 5 साल बाद वो 65 साल का हो जाएगा, तब उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी। अच्छा, एक पर्सन जिसकी उम्र 59 है उसकी रिटायरमेंट कितने साल में हो जाएगी?
5 साल बाद जब वो 64 साल का हो जाएगा उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी। यानी इन दोनों में से जौन सी चीज पहले हो गई तब उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी। पूरा का पूरा चार्ट एक बार देखो। अगेन हमने सारी बातें एक चार्ट के थ्रू कवर कर दी हैं, ठीक है ना। 3 बातें बताई हैं आपको, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इनकी क्वालिफिकेशन, इनका टेन्योर। आप चाहे इसका मत पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी मत पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर इसका नहीं पढ़ोगे तो बहुत प्रॉब्लम है। ये तो ऐसे समझ लो पेपर आएगा ही इसमें से, पेपर में वो पूछेगा ही पूछेगा, उसने पूछना ही पूछना है। कैट में कितने लोग होते हैं, कितने लोग कैट में होते हैं? आप कहोगे एक होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। वो पूछेगा कैट की क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहोगे वो जज होना चाहिए, जज के लेवल का होना चाहिए हाई कोर्ट के, या वो इंडियन लीगल सर्विस का ग्रेड 1 का मेंबर होना चाहिए, 3 साल के लिए उसने वो पोस्ट होल्ड कर रखी हो, ठीक है। इनकी रिटायरमेंट कब हो जाएगी? वो 5 साल बाद या 65 साल का जो भी अर्लियर आ गया तब उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी। ये काम खत्म होता है हमारा आज का। नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको पहले ही बता दिया, नेक्स्ट पूरा सेशन देना है हमें कैट पर। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, अगली क्लास में कैट के बारे में और डिटेल्ड स्टडी करनी है, ठीक है जी। आज की क्लास करते हैं खत्म, बाय बाय।